नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 29 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 29 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करें इंद्रासन माउंटेन पीक की, तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इंद्रासन माउंटेन पीक तो कुल्लू जिले में स्थित है, लेकिन इसके अलावा कुल्लू जिले में और कौन कौन सी चोटियाँ है। अगर मैं कुल्लू जिले की बात करता हूँ तो कुल्लू जिले में साच चोटी बहुत बार पूछी गई है। साच चोटी, तो साच पीक जो है वो कुल्लू जिले में है। पतालसू पीक भी आपके कुल्लू जिले में स्थित है। उसी प्रकार आपकी इंदर किला बहुत बार पूछी गई है। इंद्र किला चोटी ये भी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। दियो टिब्बा भी आपके कुल्लू में है। मेवा कुंदिनो पीक भी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में। सोलंग पीक आपके कुल्लू में है और डिब्बी बोकरी पिरामिड भी कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये सारी की सारी चोटियाँ जो मैंने आपको बताई ये कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, डिब्बी बोकरी। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची पीक है वो है शिला पीक। शिला पीक की मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल की सबसे ऊंची पीक है। इसकी जो ऊंचाई है बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछी गई है। 7025 या 7026 मीटर जो है इस चोटी की ऊंचाई है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए जो शिला पीक है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। और किन्नौर जिले की चोटियाँ भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जीबीटी टेट की या टीजीटी आर्ट्स किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम आपको दे रहे हैं लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो सेम रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है कितने रुपए में, मात्र और मात्र 499 रुपये में। तो जल्द से हमारे साथ जुड़िए। 7876145409 आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मैं किन्नौर की बात करता हूँ तो किन्नौर में आपकी रालदांग पीक है, आपकी गुशु और पीशु बहुत बार पूछी गई है। रालदांग के अलावा गुशु पीशु चोटी कहाँ पर है, आपके किन्नौर जिले में ही है। आपकी शिपकी चोटी, तो शिपकी जो चोटी है वो भी किन्नौर में है। लियो फर्ग्यूल तो बहुत बार पूछी गई है। तो लियो फर्ग्यूल हो गया, गुशु पीशु हो गया, रालदांग हो गया, किन्नर कैलाश हो गया, शिपकी चोटी हो गया, सारी की सारी किन्नौर में। उसी प्रकार लाहौल स्पीति की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मनीरेंग। कौन सी है भैया, मनीरेंग, बहुत बार पूछी गई है। मनीरेंग जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसके अलावा अंगला वाली चोटियाँ भी लाहौल स्पीति में, जहाँ पर जैसे कि श्रृंगला चोटी होगी, मुरांगला चोटी होगी, लचांगला चोटी होगी, ये कहाँ पर है, आपके लाहौल स्पीति में। तो आपको ये याद रखना है, श्रृंगला, मुरांगला, लछांगला, ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मनीरेंग है। इस बात को आपने याद रखना है। मूल किला बहुत बार पूछा गया, मूल किला पीक भी आपके लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपकी एक और है गेफांग, बहुत बार पूछी गई। गेफांग देवता के नाम पर ही गेफांग चोटी बनी है और ये कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। एक सातलुदा पहाड़ चोटी है, ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। तो ये सारी की सारी चोटियाँ आपको याद रखनी है। एक मुकर बेहू, शिकर बेहू, ये भी कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो ये हिमाचल की कुछ चोटियाँ जो मैंने आपको बताई। सिरमौर की बात करता हूँ तो यहाँ की एक ही चोटी बताऊंगा, चूड़धार जो है वो सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लालूनी जोत को आप दर्रा भी कहेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करते हैं लालूनी जोत की, तो लालूनी जोत की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लाहौल स्पीति की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से दर्रे हैं जो लाहौल और स्पीति के मध्य है। तो आपका कुंजुम दर्रा, तो कुंजुमला दर्रा है, कुंजुम दर्रा ये भी लाहौल और स्पीति के मध्य है। टेम्पोला दर्रा बहुत बार पूछा गया है, टेम्पोला दर्रा भी कहाँ पर है, या टेम्पोला जो जोत है वो भी लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार आपका एक और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर चंबा दिया। अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो चंबा में है, चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, बहुत बार पूछे गए। एक है सांच पीक, सांच दर्रा। अगर मैं सांच दर्रे की बात करता हूँ तो ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। और उसी प्रकार एक है दराटी दर्रा। अगर दराटी दर्रे की बात करता हूँ तो ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दो दर्रे आपने याद रखते, एक सांच दर्रा, दूसरा दराटी दर्रा, और दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा को जम्मू से जोड़ने वाले पास का नाम या जोत का नाम क्या है। तो चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पादरी दर्रा। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, पादरी पास क्या करता है, चंबा को जम्मू से जोड़ता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ
कुछ ऐसे दर्रे भी है जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ते हैं। तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे में आता है निखोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है निखोरा पास। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन टेट परीक्षाओं में अगर ऐसा क्वेश्चन उठता है तो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। निखोरा पास कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। एक इंद्रहार पास है, देखो इंद्रहार पास भी है, इंद्रहार दर्रा भी है। तो इंद्रहार दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ तो इंद्रहार दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं कुछ दर्रों की ऐसी बात करता हूँ जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो है आपका बारू दर्रा। बारू दर्रा कांगड़ा को चंबा से, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। तो कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाला जो मुख्य दर्रा है वो बारू दर्रा है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। बारू दर्रे के अलावा तेलंग दर्रा, तेलंग दर्रा भी भाई बारू जिस प्रकार बारू दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, उसी प्रकार तेलंग दर्रा भी कांगड़ा को ही चंबा से जोड़ रहा है। और उसी प्रकार आपका एक और है चोरी दर्रा। चोरी दर्रा भी क्या करता है, कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। भीम गसूत्रडी बहुत बार पूछा गया, भीम गसूत्रडी, तो भीम गसूत्रडी हो गया, तेलंग दर्रा हो गया, बारू दर्रा हो गया, चोरी दर्रा हो गया। ये सभी जो है वो कांगड़ा को चंबा से जोड़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको वीडियोज़ में बताता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। और मैं एक क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं करवाता, क्योंकि मुझको पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा करवाने तो 30 क्वेश्चन, मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, लेकिन 30 क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ ताकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। और टेट परीक्षाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ आप इन वीडियोज़ को लगातार देखिए, ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की जो कालिका कुंड पानी का स्रोत है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बात हो रही है कालिका कुंड पानी के स्रोत की, ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। कहाँ पर स्थित है भाई, चंबा जिले में स्थित है। उसी प्रकार आपका कालिका कुंड के अलावा चंबा में और कौन सा है, धनछो। धनछो जो है वो जो वाटर स्प्रिंग है वो कहाँ पर है, तो धनछो जो है वो चंबा में ही, और चंबा में कहाँ पर है, एक बार ये भी पूछा गया था। तो धनछो धनछो जो है वो चंबा के भरमौर के पास है, इस बात को आपने याद रखना। एक चंबा में और है सप्तधारा, तो सप्तधारा पानी का चश्मा, सप्तधारा वाटर स्प्रिंग, ये भी कहाँ पर है, चंबा में। उसी प्रकार आपकी कुल्लू की बात करता हूँ तो कुल्लू के मनाली में है। कि पहले की बात करते हैं रहाला, बहुत बार पूछा गया और ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि रहाला जो पानी का झरना है वो कहाँ पर है। तो रहाला की बात करता हूँ तो रहाला वाटर स्प्रिंग जो है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना। और उसी प्रकार अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ स्पेसिफिक रूप से, अगर कुल्लू की बात करें, और कुल्लू में बहुत सारे वाटर स्प्रिंग है। मणिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिकरण। मणिकरण कहाँ पर है, आपकी कुल्लू में है। मणिकरण के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कसोल, कसोल बहुत बार पूछा गया है, कसोल भी आपके कुल्लू में है। कसोल के अलावा वशिष्ठ, वशिष्ठ जो है वो ये भी कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली से 3 किलोमीटर दूर है। उसी प्रकार मंडी, मंडी की बात करते हैं तो मंडी में आपका तत्ता पानी बहुत बार पूछा गया है, तत्ता पानी वाटर स्प्रिंग, तत्ता पानी वाटर स्प्रिंग आपके मंडी में है। तो कुल्लू के भी, मंडी के भी और चंबा के, तीनों हमने देखे, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कांगड़ा की, कांगड़ा की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक भागसूनाथ वाटरफॉल है। तो भागसूनाथ वाटरफॉल धर्मशाला के मैक्लोडगंज के पास है, इस बात को आपने याद रखना। ये कहाँ पर है, धर्मशाला के मैक्लोडगंज जो पड़ता है वहाँ पर पड़ता है कांगड़ा में, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागसूनाथ कहाँ पर है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपकी रहाला, रहाला आपका मनाली में है। और देखिए चैडविक और ज्यूरी बहुत बार पूछे जाते हैं, चैडविक झरना और ज्यूरी झरना। तो चैडविक और ज्यूरी जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जो जिला है वहाँ पर स्थित है ये वाटर स्प्रिंग। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ज़्यादा यहाँ से बात नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे रैंडम क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में और बहुत कम मात्रा में पूछे जाता है कि भारत का जो थार मरुस्थल है वो देश के कुल कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये 12.13% भाग पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर थार मरुस्थल की मैं बात करता हूँ तो थार मरुस्थल जो है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पहला क्वेश्चन तो आएगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। और ये तो थार डेजर्ट है वो भारत और पाकिस्तान 2 देशों की सीमा पर स्थित है थार मरुस्थल, इस बात को आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल का नाम पाकिस्तान में चेंज हो जाता है, पाकिस्तान में जो इसका नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, चोलिस्तान। याद रखना है क्या नाम हो जाता है भाई, चोलिस्तान। तो थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहाँ पर कहा जाता है, तो चोलिस्तान जो थार मरुस्थल को कहा जाता है वो पाकिस्तान में, और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसी प्रकार बहुत बार पूछा जाता है गोभी, ये पूछा गया है और बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, गोभी मरुस्थल कहाँ पर है। तो अगर गोभी मरुस्थल की बात करता हूँ तो गोभी मरुस्थल जो है वो
चीन और मंगोलिया दोनों देशों में आता है। तो याद रखना गोभी कहाँ की खाई भाई, चीन और मंगोलिया की खाई। तो मंगोलिया और चीन दोनों होंगे तो बोथ आएगा, मंगोलिया होगा तो मंगोलिया आएगा। तो याद रखना गोभी मरुस्थल कहाँ पर, चीन और मंगोलिया में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं गोभी मरुस्थल की बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट, याद रखना भाई कि विश्व का ऐसा मरुस्थल जहाँ 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट पाए जाते हैं तो वो कौन सा है, गोभी मरुस्थल है। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मरुस्थल होते हैं यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर जीरोफाइट कौन सी पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति। जीरोफाइट मतलब कि इसको मरुदित पौधे क्या कहते हैं भाई, मरुदित वनस्पति। तो मरुदित वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो मरुस्थलों में पाई जाने वाली या डेजर्ट में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो इसको जीरोफाइट या मरुदित वनस्पति कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, तो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा डेजर्ट है भाई, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क डेजर्ट, सबसे ड्राई डेजर्ट भी पूछा जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो अट्टाकामा रेगिस्तान है। कौन सा है भाई, अट्टाकामा। तो अट्टाकामा जो डेजर्ट है ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। किस देश में, चिली देश में। कहाँ पर है भाई, चिली देश में। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मरुस्थलों से इतने ही क्वेश्चन हम देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम की बात कर लेते हैं। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य भी है और लोक नृत्य भी। देखो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों अलग है। देखो शास्त्रीय नृत्य होता है जो क्लासिकल डांस जो कि काफ़ी समय से चल रहे हैं। तो केरल के 2 क्लासिकल डांस है, टोटल भारत के 8 क्लासिकल डांस है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन केरल भारत का ऐसा राज्य है जिसके 2 खुद के शास्त्रीय नृत्य, एक है मोहिनीअट्टम। अगर मोहिनीअट्टम की बात करता हूँ तो ये विशेषकर केरल में किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। याद रखना है कि केरल का ऐसा शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो शास्त्रीय नृत्य है वो मोहिनीअट्टम है। अब मैंने तो बताया कि केरल के 2 है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है कथकली। कौन सा है भाई, कथकली। कथकली भी केरल का ही एक क्लासिकल डांस है और ये विशेष करके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो मोहिनी तो आपको लड़की का नाम भी होता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाएगा मोहिनीअट्टम। जबकि कथकली किसके द्वारा किया जाएगा, केरल के द्वारा किया जाएगा। तमिलनाडु ऑप्शन में दिया है, तमिलनाडु का भी एक शास्त्रीय नृत्य है और उसका नाम है भरतनाट्यम। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इनके बारे में जब मेरी टेट की वीडियोज़ आती है और मुझको जो शास्त्रीय नृत्यों के क्लासिकल डांस मिलते हैं तो मैं करवाता रहता हूँ। क्यों करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है और जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक को हम बार बार जरूर रिपीट करेंगे। तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम और भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना, क्वेश्चन आ सकता है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु में किया जाता है और इसका पुराना नाम है सादिर। क्या नाम है भाई, सादिर। तो भारत का ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो सबसे पुराना है तो बोलेंगे भरतनाट्यम। किस राज्य में किया जाता है, तो बोलेंगे सर तमिलनाडु में किया जाता है। इसके अलावा आपने कथकली कहाँ पर पढ़ा था, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में पढ़ा था। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक किया जाता है भाई उत्तर प्रदेश में। तो कथक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपके कुचिपुड़ी, बहुत बार पूछा जाता है, इसकी जो आवृत्ति है ना आने की बहुत ज़्यादा रहती है, एवरेज बहुत ज़्यादा रहती है भाई ये, क्योंकि बार बार आता रहता है ये और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तो इसको आप जरूर याद करेंगे। देखो कुचिपुड़ी को बोलेंगे कच्ची पूरी और कच्ची पूरी खाता है किसको, आप तो नहीं खाएंगे, अंधे को खिलाएंगे, तो बोलेंगे अंधे से आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किसका है भाई, आंध्र प्रदेश का है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, कि भाई ये बताइए कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारत का 8 में से सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, सत्रिया। और सत्रिया कहाँ पे किया जाता है, असम में। कहाँ पे किया जाता है, असम। अगर मैं सत्रिया की बात करता हूँ, ये भारत का शास्त्रीय नृत्य सन 2000 में बना था और अगर सत्रिया की बात की जाए असम में किया जाता है। अब खाली लोक नृत्य की बात करते हैं, लोक नृत्य में आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिहू। बिहू कहाँ पे किया जाता है, तो बिहू भी आपके
असम में लोक नृत्य होते हैं जो नॉर्मल किए जाते हैं, आप भी करते हो, जैसे हिमाचल में नाटी होती है, तो नाटी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की नाटी है। बूढ़ा एक क्लासिकल डांस, नॉर्मल डांस है। तो ये फोक डांसेज है। फोक डांसेज अलग होते हैं, क्लासिकल डांसेज वो होते हैं जो प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल से आपको करवाया जा रहा है, तो आप ज़रूर हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और बिहू का कहाँ पे होता है? एक होता है आपका रऊफ। रऊफ कहाँ पे होता है? तो रऊफ होता है आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यशगान बहुत बार पूछा गया है, यशगान कहाँ होता है? कर्नाटक। तो यशगान आपका कहाँ पे होता है भाई? यशगान भी आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यशगान आपका कर्नाटक में होता है, नाटी हिमाचल में होती है। तो सारे के सारे क्लासिकल डांस मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो ज़रूर याद करके जाना है। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ बिहू बताया, रहूब बताया, आपको नाटी बताई, ये भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ बेसिक ज़रूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है और उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया गया था वो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में पेश किया जाता है। इस बात को बिल्कुल आपने याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की वो कौन सी बैठक थी जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया जाता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा की तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। देखो, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम के लिए फ़ायदा होने वाला है, इस बात को आपने याद रखना है। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। तो दो दो दिन के अंतराल में ये तीनों बैठकें हुई, इस बात को आपने याद रखना। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब उद्देश्य प्रस्ताव की बात हम कर ही रहे हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत तो किया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में, लेकिन भाई पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947, तो अगले साल पारित हुआ था, क्योंकि संविधान सभा की तीसरी बैठक तो दिसंबर में हुई थी और जो इसको पारित किया था वो कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। देखिए, जितने के जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं के मद्देनज़र देखते हुए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति, भारत में एक जो प्रारूप समिति थी इसका गठन किया था। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति के बहुत सारे नाम है, इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति भी कहा जाता है, टंकण समिति भी जो है वो प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, और पांडुलेखन समिति भी प्रारूप समिति को कहा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इन्होंने प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 कब किया था भैया? 29 अगस्त 1947 को किया था। तो सारी बातें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और भारत की संविधान सभा की बात करता हूँ तो इसमें जो कुल सदस्य जो जीत कर आए थे, इस बात को आपने याद रखना, जो चुनाव जो संपन्न करके आए थे। देखो, चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था संविधान सभा का, ये भी आपको याद रखना है। तो 389 सीट्स, 389 सीट्स के लिए जो है संविधान सभा में चुनाव होता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि प्रारूप समिति जो भीमराव अंबेडकर की थी इसमें कुल सदस्य 7 थे, एक भीमराव अंबेडकर थे और अन्य कितने लोग थे? इनके साथ 6 लोग थे। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओजोन परत इनमें से किस में होती है? ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं समताप मंडल की बात करता हूँ तो ये वायुमंडल की दूसरी परत है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में ही पक्षाब बादल बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, बादल भाई कहाँ पे पाए जाते हैं? सारे के सारे शो मंडल में, लेकिन एक बादल है पक्षाब बादल, जिसको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। समताप मंडल जो है वो वायुमंडल की ऐसी परत है जहाँ पर वायुयान, एरोप्लेन भी उड़ाए जाते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो है ट्रोपोस्फीयर, और सबसे बाहरी जो मंडल है, सबसे बाहरी जो परत है वो है एक्जोस्फीयर, बाह्य मंडल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और सारी की सारी जो चीज़ें रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट भी हो गई आज। तो हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव।